अब आप जरा ब्राह्मणवादियों के वर्चस्ववाद को जानिए और किस प्रकार भागीदारी के सिद्धांत को ध्वस्त किया गया। आजादी जब मिली थी वो भी एक गद्दारी के तहत ही मिली थी। गद्दारी क्या थी? अंग्रेज यहां इख्तिदार पर आए, जब हुकूमत चलाने लगे उनके पास बहुत सारे लोग मुलाजिमतों में रखे गए थे। उसने जज को मुकर्रर किया था, पुलिस अफसरों को मुकर्रर किया, असातिज़ा का तकर्रुर किया गया, सरकार चलाने के कारिंदे रखे गए, रेलवे में मुलाजिमतें दी गईं। हर एक डिपार्टमेंट में भी अंग्रेजों ने नौकरियां दी थी कि नहीं यहाँ के हिंदुस्तानियों को? कौन थे वो सारे के सारे? ये ऊंची जात वाले ही थे। पूरी आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो ये ऊंची जात के अवाम ही थे, और यही ऊंची जात के लोग हर मुलाजिमत में मौजूद थे। अंग्रेज की चाल भी देखिए। मौके आजादी जब आया एक कंडीशन के साथ आजादी दी, अवाम को हम आजादी देने वाले हैं, लेकिन जो हमारे वफादार थे मुलाजिमतों में हैं उन्हें उनकी मुलाजिमतों में बरकरार रखा जाए। कंडीशन क्या था? अंग्रेजों के दौर में भी यही लोग कलेक्टर, अंग्रेज मुल्क छोड़ने के बाद भी यही कलेक्टर। चेन्नई के लिए अंग्रेजों के दौर में अगर कोई कलेक्टर मुकर्रर था, अंग्रेज वापस जाने पर भी वही कलेक्टर बना रहेगा। क्यों? पाबंदी वही थी। शर्त क्या थी? कंडीशन क्या था? अंग्रेज वापस होते हुए हुक्म दे जाता है हमारे वफादार अवाम को ऐसे ही मुलाजिमतों में बरकरार रखो, अपने अपने कामों में वो बराबर जुटे रहें। अब ये होता है आजादी के बाद भी अगर हम देखें, अंग्रेजों का जो गुलाम रहा था, आजादी के मतवालों को पकड़वाने वाला जो देश गद्दार था, वही गद्दार इख्तिदार पर था, ज्यादातर ओहदों पर। ये सियासतदान हुकूमत के सरबराह होंगे, लेकिन आला अफसर कौन हुआ करते थे? देश के गद्दार हुआ करते थे। अंग्रेजों के लिए जासूसी जो क्या करते थे, वही लोग कलेक्टर हुआ करते, वही लोग जज बने हुए होते, वही लोग महकमे पुलिस के अफसर हुआ करते थे। सारे जिम्मेदार ओहदों पर यही छाए हुए थे। यही देश के गद्दार लोग, ऊंची जात वाले चालाक लोग भरे पड़े थे। किसी और को कोई मुलाजिमत का मौका ना दिया गया। उस दौर की सूरत हाल का अगर हम जायजा लें, सबूत के साथ एक हिसाब उठाया गया है। ब्राह्मण कौम आबादी का 3% हिस्सा ही है। जब अंग्रेज मुल्क से रवाना हुआ 70% से भी ज्यादा मुलाजिमतें उन्हीं के पास थीं। सोचिए कि सिर्फ 3% ही ऊंची जात के अवाम बसते हैं, लेकिन ऊंची मुलाजिमतों में अगर 100 मुलाजिमतें हैं तो उनमें 70% पर उनका कब्जा था। 100 आसामियों में से 70 पर यही तबका था। और फिर अगर सरकारी निजाम को चलाने के शोबे का जायजा लें, 500 लोग आला अफसरी कर रहे थे, उनमें 310 ब्राह्मण, ऊंची जात वाले ब्राह्मण समाज का तबका। 500 आसामियों में बस जो 3% वाला तबका है कितना भरा हुआ था? 310। बाकी तमाम तबकात को मिलाकर 190। बताइए 97% वालों को 190, इनको इतना कैसे नवाजा गया? अंग्रेज की वापसी के जमाने में यही लोग अंग्रेज के मुलाजिम थे। वो जाते हुए इन्हीं को बरकरार रखकर सरकार चलाने की शर्त रख देने की वजह से 500 मुलाजिमतों में 310 पर वो काबिज रहे। इसी तरह सूबाई हुकूमतों में चीफ सेक्रेटरी एक हुआ करता है। उस दौर में 26 सूबे हुआ करते थे, अब सूबे और ज्यादा बन चुके हैं। जब 26 सूबे हुआ करते थे, इन सूबों की चीफ सेक्रेटरियों में 26 ओहदों में 19 पर ये ब्राह्मण ही थे। 26 बड़े ओहदों में से 19 सूबाई चीफ सेक्रेटरियां किस कौम से थीं? ब्राह्मण कौम से। 7 अफसर ही बाकी जातों वाले। अब देखिए 97 जातों वाले, जिनमें मुसलमान, दलित वगैरह वगैरह सारे मिलाकर सिर्फ 7 ही थे। लेकिन इस एक समाज ने कितने ओहदे हासिल कर लिए? 26 में 19 आसामियां। ऊंचा अदलिया जो कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ओहदों पर 9 ओहदों पर कुल मिलाकर 16 जज थे। सुप्रीम कोर्ट के 16 जज थे, उनमें 9 ओहदों पर ब्राह्मण थे। बताइए 16 में 9 जज जब यही कौम से थे तो क्या 50% से ज्यादा 60-70% तक के तनासब चला जाता है? इसी तरह से देखिए सूबाई बड़ा अदलिया हाई कोर्ट है कि नहीं? हाई कोर्ट में सारे सूबों के हर सूबे में एक हाई कोर्ट हुआ करता है। इसमें जज कुल मिलाकर 330 थे। इन 330 जजों में 166 जज ब्राह्मण थे। 333 में 166 की मिकदार आधी से बढ़कर सिर्फ 3% की आबादी वाले ब्राह्मण जो थे बराबर आधे से ज्यादा ओहदों पर काबिज रहे हैं। अंग्रेजों के दौर से मुंसलिक जमाने का मामला। और फिर देखिए IAS अफसरान 3300 थे। 3300 अफसरान में से 2376 ओहदों पर सिर्फ ब्राह्मण थे। आप देखिए कि 3300 में से 2300 का क्या फीसद होता है? अच्छी तरह हिसाब लगाकर देखिए, 65 या 66% लोग ही होंगे। पार्लियामेंट में उस वक्त 530 MP थे, अब 542 हैं। 530 पार्लियामेंट के मेंबरान में से 190 मेंबर ब्राह्मण थे।
यहीं पर कुछ कमी हो, लेकिन तनासुब ज्यादा ही था। इनके तनासुब से कितने होने चाहिए? कोई 15 आ सकते हैं, उतने ही 3% के हिसाब से, लेकिन 190 मेंबर थे। और फिर सूबाई असेंबली के 240 मेंबरों में से 79 मेंबर थे। ये तमाम तफसीलात खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेट वीकली में लिखे हैं। देखिए कितने हैरत और ताज्जुब की बात है कि 3% आबादी वाली एक जात 70% या 60% मुलाजिमतों को पाने में कामयाब रही। उन्होंने अपने ताज्जुब का इजहार किया है। ताज्जुब की क्या बात है? क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के जमाने से मुसलसिल रहते आ रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये कैसे उन्हें हासिल हो सका समझ में नहीं आता। वो ताज्जुब से लिखते हैं इलस्ट्रेटेड वीकली में, इस तरह से देश जब आजाद हुआ उस मौके पर सारा कुछ उनके हाथों में था। दीगर जात के लोग दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे निचले तबके के लोगों की सूरत में पिसे हुए थे। ब्राह्मणों के सिवा कोई भी इस तरह के हुकूक हासिल नहीं कर सकता था। ये माहौल बना रखा था। ओहदों की इस सूरत हाल के दौरान क्या भलाई होगी? और भी चंद मिसालें देखिए मरकजी हुकूमत की। इमदाद से चलने वाले कॉलेजों को ही ले लीजिए। इनमें से 14 कॉलेज जो है मरकजी सरकार की यूनिवर्सिटियां बनी हुई थी। ये 14 यूनिवर्सिटियां मरकजी सरकार की जानिब से अंदर से ही चल रही थी, तमाम के तमाम मुफ्त में। और भी देखिए IIT कुल मिलाकर 7 थे उस दौर में, IIM कुल मिलाकर 6 थे, IAS कुल मिलाकर 6 थे। इनमें से किसी में भी 1% भी दूसरी जात वाले नहीं थे, सारे ऊंची जात वाले थे। सभी IIT IIM के सब में अभी भी मंडल कमीशन बिठाकर 27% रिजर्वेशन को मंजूर किया गया। तो आग लगाने के ड्रामों वगैरह के बाद अभी कानून की शक्ल इसको मिली है। बताइए इतने बड़े सरकारी इंतजामिया के अंदर एक रिजर्वेशन भी पाए बगैर सिर्फ और सिर्फ ऊंची जात वाले ही पढ़कर पास होकर अमेरिका जाकर लाखों की तनख्वाह कमाने वाले बने हुए हैं। एक और मिसाल इस सिलसिले की हम बता सकते हैं। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा जब देश आजाद होने का मौका आया किस तरह से सिर्फ एक समाज की मुट्ठी में पूरा हिंदुस्तान आ गया था। एक ही जात के लोगों की मुट्ठी में तमाम समाजी तबकात के लोगों के लिए यह गौर करने की बात है। सिर्फ मुसलमान अवाम ही नहीं, सिर्फ 3% वाला एक समाज गद्दारी करने के इनाम में तमाम हिंदुस्तान को नचाने लगा था। सब कुछ उन्हीं के बस में था, जो वो चाहते थे कर सकते थे। चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी है, ये 1918 में देखिए कैसे उस जमाने के हालात दिखाई देते हैं। 1918 सन ईस्वी में BA पढ़े हुए तालिब इल्म जो थे 15,209 थे। अब यूनिवर्सिटी की लिस्ट हम देखें तो 1918 सन ईस्वी में BA पढ़ने वाले ग्रेजुएट तुलबा, उन तुलबा की कुल तादाद 15,209 थी। इनमें ब्राह्मण तुलबा 10,200 से बढ़कर थे। 15,000 की तादाद में ब्राह्मण तुलबा 10,000। सोचिए सिर्फ 3% आबादी से 10,000 तुलबा तालीम पाते हैं। जो तबकात 97% हैं, कुल मिलाकर 5,000 ही उनके तुलबा हैं। ब्राह्मण किस तरह छुपाए हुए थे देखिए। 15,000 तालिब इल्मों में पूरे 10,000 उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे थे। उसी तालीम गाह में, उसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन जो है MA वगैरह है, उस पढ़ाई के तुलबा जो थे तादाद में 511 तुलबा थे। 1918 में उन तुलबा में ब्राह्मण तुलबा 379 थे, 400 के करीब। उन 500 तुलबा में एक समाज के 400 तुलबा, जो 100 थे सब मिलाकर थे। सिर्फ एक समाज के 400 बच्चे पढ़ रहे थे, तमाम समाजों से सिर्फ 100 बच्चे। ये इन लोगों की कितनी बड़ी चालाकी है देखिए। एक और मिसाल, असातिज़ा का तरबियती कोर्स है। इसमें कुल मिलाकर 1,492 तुलबा असातिज़ा की ट्रेनिंग पाने के लिए इंतखाब किए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण 1,094, 1,400 के अंदर 1,090 से ज्यादा ये लोग थे। ज्यादा से ज्यादा इनमें 300 तुलबा तमाम जातों वाले। बोले किस तरह हर मैदान में पढ़ाने उस्ताद चाहिए, वो हाजिर, पढ़े हुए भी वही थे। इस तरह जो मैदान में देखे वही भरे थे। वकालत के कॉलेज में जहां वकील की पढ़ाई हुआ करती है, उस कानून की तालीम गाह के अंदर कुल मिलाकर तालिब इल्मों की तादाद 54 थी उस जमाने में। उन 54 तालिब इल्मों में 48 तुलबा ब्राह्मण थे। बचत 6 पढ़ने वाले तमाम समाजों को मिलाकर चुने हुए थे। तमाम समाजों की नुमाइंदगी के लिए 6 बच्चे कानून सीख रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में 106 तालिब इल्म सिर्फ ब्राह्मण थे। निचले तबके और बैकवर्ड क्लास के 15 ही तुलबा थे। दीगर तबकों के 23 बच्चे थे। इस अंदाज से ही हमारी हालत रही है। जब मुल्क में आजादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी, यहाँ के अवाम की क्या बदहाली थी, किसी की इज्जत व आबरू न रही थी। उधर अंग्रेज मजे उड़ा रहे थे, दूसरी तरफ ये ब्राह्मण अंग्रेजों से मौके और सहूलियात हासिल कर लिया करते। न ये देश की लड़ाई में जान और माल गंवाते, न अंग्रेज का साथ छोड़ते। हर तरह की सहूलियत, तालीम, नौकरियां यही समाज हासिल करता रहा।
उस माहौल में इस तरह 1912 सन ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर की जो असामियां थी उनमें 77 असामियां ब्राह्मणों के पास थी। सिर्फ 30 डिप्टी कलेक्टर दीगर समाजों से थे। दोनों का दरमियानी तनासुब 70 और 30% था। इसी तरह 1912 में जो जजों के ओहदों पर फाइज थे, तमाम सूबों में कुल मिलाकर 85% जजों में सिर्फ ब्राह्मण कौम के ही जज थे, कुल 85%। दूसरे सारे तबकों के सिर्फ 15% थे। और फिर ये भी देखिए कि मुंसिफ का जो ओहदा हुआ करता है उनमें 72% से कुछ ज्यादा ब्राह्मणों के हाथों में था। बाकी जो बचा दूसरे तमाम को मिलाकर 28% सबके लिए। तमाम को क्या बताएं, जिस शोबे में आप देखेंगे इन तमाम शोबों में ये एक समाज ही पूरी तरह हर कहीं छाया हुआ था उस दौर में जब मुल्क आजाद हुआ था। ये वो दौर था जब देश आजाद हुआ था। हमारा तो अनपढ़ समाज था और दूसरे समाज वालों को क्या कोई सहूलियत मिल पाई थी? नहीं। चेट्टियार, मुदलियार, देवर, वन्नियर, नाडार कौम वाले कितने सारे लोग हैं, दलित थे। क्या उनको कोई सहूलत थी? हरगिज नहीं। सब कुछ 70% उस एक समाज के लिए ही था। बाकी जो 30% था दूसरे तमाम को बांट लेना था। किसी को मिल जाता था तो किसी को नहीं मिलता था। इस अंदाज में इस मुल्क में हर शोबे में तनासुब रखा गया। ऐसे मौके ही पर सबने रिजर्वेशन की मांग को पेरियार जैसे लीडरों की जानिब से हर रियासत में पेश करना पड़ा। अगर हमें समाजी इंसाफ हासिल करना हो, एक जात वाले जो सारी सहूलियात को पा लेते हैं उसे रोकने रिजर्वेशन चाहिए। उस मांग से ब्राह्मण कौम के पास जो सब कुछ चला गया था, हमारे लिए कुछ मिलने की उम्मीद बनती है। सारे समाजी तबकात को तालीम चाहिए, मुलाजिमतों के मौके चाहिए। इसलिए एक हल्का सा एहतिजाज शुरू होता है। लेकिन एक और मामला भी गौर तलब है। अंग्रेजों के दौर में हमको मरकजी नौकरियों में 13% रिजर्वेशन उन्होंने दिया था। अंग्रेजों ने 100 मुलाजिमतों के लिए तकरूर करता तो हम 13 मुसलमान जरूर होते। हमने ही देशभक्ति के जुनून में इनकार कर दिया। ये गौर की बात है। वो देने के लिए तैयार था, उसने दिया। हमने क्या किया? उस अंग्रेज की मेहरबानी नहीं चाहिए। उस वक्त 100 मुलाजिमतें भर्ती होती तो 13 हमारे लिए थी। बाकी सारी आसामियां ब्राह्मणों से भर्ती होती। लेकिन इन 13 आसामियों को भी हमने ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया था? मुल्क को आजाद कराना है। हम क्यों तेरी गुलामी करें? तेरे लिए मुलाजिमत करने हम तैयार नहीं। आजाद हिंदुस्तान में मुलाजिमत करेंगे। जब हिंदुस्तान गुलाम रहेगा हम मुलाजिमत नहीं करेंगे। ये हमारी जिद थी। इसीलिए रिजर्वेशन को हमने ठुकराया था। और फिर देश को आजादी मिलते ही हमारे लिए क्या करना था? उन्होंने ही खून बहाया था, उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही कुर्बानियां भी दी थी। इन मुसलमानों ने अगर मुल्क की जंग आजादी में अपनी जान और माल को निसार न किया होता तो ये देश बना ही ना होता। हम इतनी सहूलियत के मालिक ना होते। ये समझकर कम से कम 13% देना चाहिए था कि नहीं? कितनी कुर्बानियां दी। अंग्रेजों ने दिया भी तो ठुकरा दिया। आपकी कुर्बानियों की कदर करते हुए अंग्रेजों ने जो आपको 13% दिए थे उतना तो हम देकर रहेंगे। आप लोग अगर आजादी के बाद ये किया होता तो हम इस हाल में ना होते। अब जैसे पछताने की हालत या हम पर तरस खाने की हालत हमारी ना होती। स्वराज हासिल करके पहले गद्दारी ये लोग हमें से कर बैठे। आजाद हिंदुस्तान के नेहरू, पटेल सब मिलजुल कर हमसे क्या सुलूक किया? अबुल कलाम आजाद जैसे कुछ लोगों को मसनदों से नवाजते हुए समाज के साथ पूरा धोखा कर बैठे। मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जात की बुनियाद पर ही देंगे। जात जो यहाँ किस्म किस्म की है, इस बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये जात खुद मजहब के अंदर ही तो है। ये सीडी मूल निवासी मुस्लिम समाज को ये बताती है कि उन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और कुर्बानी दी। उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए कि उन्होंने ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा कुर्बानी दी। ब्राह्मण तो अंग्रेजों के राज्य में सत्ता सुख भोग रहे थे। उनको गर्व से कहना होगा कि वो इस देश के मूल निवासी मुसलमान हैं। वो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं जिनकी आबादी 90% है।